तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का और एक न्यू टॉपिक जिसमें हम देखने वाले शेड्यूल्स के बारे में। इससे पहले भी हमने शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसको हमने डिटेल्सली स्टडी नहीं किया था। इस वीडियो में हम शेड्यूल्स को डिटेल्सली स्टडी करेंगे। जैसे शेड्यूल सी के बारे में देखेंगे, शेड्यूल सी ऑन के बारे में देखेंगे, जी एच एच ऑन के पी एम एन एक्स एंड आई जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम डिटेल्सली स्टडी करेंगे। और हम देखेंगे कि जो शेड्यूल्स होता है उस शेड्यूल्स में मान के चलो शेड्यूल सी है तो शेड्यूल सी में कौन सा लेवलिंग की जरूरत पड़ेगा, कौन सा ड्रग्स आता है, तो हर एक चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। इस जो ये टॉपिक है, शेड्यूल्स टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। जितने भी सारे डाउट्स है शेड्यूल्स के रिलेटेड इस वीडियो में एंड तक सारे डाउट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो एंड तक देखो, जितने भी सारे डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले शेड्यूल्स आता है शेड्यूल सी के बारे में। तो एक चीज हमेशा समझना पड़ेगा, शेड्यूल सी दो टाइप का होता है। एक तो होता है शेड्यूल सी और एक होता है शेड्यूल सी C1। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जो शेड्यूल सी होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, प्रोडक्ट होता, प्लस क्या होता, इंजेक्टेबल होता है। जब शेड्यूल सी के बाद आएगा तब क्या आएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्लस क्या आएगा, प्लस इंजेक्टेबल। वहीं पे अगर शेड्यूल सी ऑन की बात आएगा तो शेड्यूल सी ऑन में क्या आएगा, इसमें भी क्या आएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्लस इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा, नॉन इंजेक्टेबल होगा। क्या होगा, नॉन इंजेक्टेबल होगा। ठीक है, तो डिफरेंस कहां पे आ गया, शेड्यूल सी में भी क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, शेड्यूल सी ऑन में भी क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। लेकिन डिफरेंस बस यही है कि इसमें क्या है, इंजेक्टेबल है और इसमें क्या है, नॉन इंजेक्टेबल है। तो मान के चलो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान के चलो इंसुलिन है। ठीक है, क्या है, इंसुलिन है। तो अगर इंसुलिन को अगर हम क्या दे रहे हैं, पैरेंट्रल रूट में दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं, अगर पैरेंट्रल रूट दैट मींस इंजेक्शंस में दे रहे हैं तो कौन से रूट में आएगा, वो आएगा कौन से शेड्यूल्स में आएगा, वो शेड्यूल सी के अंदर आएगा। ठीक है, अगर वहीं पे अगर इंसुलिन को क्या दे रहे हैं, ओरल रूट से दे रहे हैं, कौन से ओरल रूट से दे रहे हैं, दैट मींस नॉन इंजेक्टेबल रूट से दे रहे हैं, तो कौन सी शेड्यूल्स के अंदर आएगा, वो शेड्यूल सी ऑन के अंदर आएगा। तो आएगा समझ में, जब हम कोई ड्रग्स को क्या देते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को क्या देते हैं, पैरेंट्रली देते हैं, तो शेड्यूल सी में आएगा। अगर वहीं पे ओरल देंगे दैट मींस नॉन पैरेंटल देंगे तो क्या आ जाएगा, शेड्यूल सी ऑन में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है हमेशा कंफ्यूजन करने के लिए। तो देखो शेड्यूल सी में पूछा गया, शेड्यूल सी में होता है लिस्ट ऑफ क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड स्पेशल प्रोडक्ट प्लस क्या होता है, इंजेक्टेबल एंड एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोविजंस। बेसिकली देखो शेड्यूल सी के लिए क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन किया जाता है। इसीलिए क्या बोला गया, स्पेशल प्रोविजन के अंदर आता है। क्योंकि देखो पैरेंट्रल प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली क्या जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में जाने के लिए उस ड्रग्स को क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेराइल होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या आता है, की पॉइंट हम देखते हैं, बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है। मोस्ट ऑफ द शेड्यूल सी ड्रग्स आर ड्राइव ऑफ द बायोलॉजिकल सोर्स दैट मींस ह्यूमन से भी आ सकते हैं और एनिमल से भी उसको हम मिल सकते हैं, तभी बायोलॉजिकल। उसके बाद लेबलिंग क्या होना चाहिए, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो शेड्यूल्स में हमेशा लेबलिंग को ध्यान देना कि लेबलिंग कौन सा होता है। तो हर एक शेड्यूल्स के लिए अलग अलग लेबलिंग होता है। तो देखो शेड्यूल सी में क्या लेबलिंग होता है, इट इज डेंजरस टू बी टेकन प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसमें क्या लिखा रहता है, इट इज डेंजरस टू बी टेकन, अगर इसको लेंगे तो ये डेंजर हो सकता है, एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। दैट मींस हमको जो शेड्यूल सी के ड्रग्स होता है वो क्या होना चाहिए, वो मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही लेना चाहिए। उसके कंटेनर में ये लिखा रहता है, और कौन सी कलर में, रेड कलर में लिखा रहता है। उसके बाद देखो पोटेंसी एंड स्टोरेज। देखो मैंने पहले ही बोला ये क्या होता है, स्टेराइल प्रोडक्ट होता है, तो क्या होना चाहिए, उसका स्टोरेज कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कैसा नहीं है कि मैंने कहीं पे भी रख दिया, कोई क्लीन जगह नहीं है वहां पे भी रख दिया, नहीं, उसका एक स्टेराइल और क्लीन जगह पे हमें रखना जरूरी है। देखो और क्या होना चाहिए, एक कूल प्लेस में हमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। दिस ड्रग्स मस्ट बी कंटेंट मेंटेन स्पेसिफिक पोटेंसी एंड स्टोरेज कंडीशंस इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी। इसमें सेफ्टी एंड एफिकेसी में बहुत
ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल में आता है सीरा आता है, वैक्सीन आता है, टॉक्सिन्स आता है और एंटीजेंस आता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली किस में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है और इसका कंडीशंस हमेशा 2 से 8 डिग्री होना चाहिए। जैसे इंसुलिन होता है, इंसुलिन का रेफ्रिजरेटर रखा जाता है, इसको भी 2 से 8 डिग्री। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, इंसुलिन का क्या होता है, पूछा जाता है कि कंडीशंस मतलब कौन सी स्टोरेज कंडीशंस में रखा जाता है, तो कितना होता है 2 से 8 डिग्री। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। स्टेराइल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। डिजिटल जितने भी ग्रुप्स होता है एज पर लेबलिंग एंड द कूल प्लेस में रखा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा एग्जाम्पल। कोई भी शेड्यूल्स पढ़ेंगे और शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आता है, तो सबसे पहले क्या देखो, सीरा, टॉक्सिन्स, एंटीजेंस और एंटीटॉक्सिन और इंसुलिन किसके अंदर, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इंसुलिन और सीरा के बारे में। ठीक है, तो कौन से शेड्यूल्स के अंदर आता है, वो शेड्यूल सी के अंदर आता है। उसके बाद अगर देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ द सीरम प्रोटीन इंटेंडेड टू इंजेक्शन, जो क्या होता है, प्रोटीन होता है लेकिन कौन सा, इंजेक्टेबल। मैंने पहले ही बोला क्या शेड्यूल सी आएगा तो इंजेक्टेबल आएगा। उसके बाद देखो वैक्सीन फॉर द पैरेंटल वैक्सीन, जिसको हम पैरेंटल्स में लेंगे। उसके बाद पिट्यूटरी जैसे पोस्टियर लोब्स में जैसे वेसोप्रेसिन आएगा, वो सब किस में आएगा, वो सब शेड्यूल सी के अंदर आएगा। और क्या होगा, पैरेंटल होना चाहिए। एडिनल सॉल्यूशंस और क्या आएगा, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पैरेंटल है। जो ड्रग्स पैरेंटली यूज करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पैरेंटल यूज करेंगे, वही शेड्यूल सी के अंदर आएगा। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल उसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है शेड्यूल सियन के बारे में। तो शेड्यूल सियन में क्या देखते हैं, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसमें भी सेम है, वहां पे भी सेम हमने पढ़ा था लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे चेंजेस यहीं पे है। यहाँ पे क्या है, नॉन इंजेक्टेबल, याद रखना यहाँ पे क्या है, नॉन इंजेक्टेबल, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, इंजेक्टेबल। तो यही डिफरेंस है शेड्यूल सी और शेड्यूल सियन के अंदर। और क्या किया जाता है, इसका स्पेशल प्रोविजन के अंदर, दैट मींस स्टेराइल कंडीशंस में इसको मेंटेन किया जाता है। जैसे देखो इसका एग्जांपल क्या होगा, स्पेशल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लाइक डिजिटाइलिस, ठीक है, प्रिपरेशंस जैसे फिश लिवर ऑयल, इरिगोट प्रिपरेशंस, लिवर एक्सट्रैक्ट, विटामिन, हॉर्मोन्स, सर्टेन इन विट्रो डायग्नोसिस एंड डिवाइसेस। जो डायग्नोसिस डिवाइस भी होगा वो भी किसमें, ड्रग्स। मैंने पहले ही बोला, देखो ड्रग्स किसमें आता है, ड्रग्स मतलब वो नहीं है जो बस ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ड्रग्स वो मेडिकल डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, जो क्या कर सकता है, ह्यूमन और एनिमल में क्या कर सकता है, किसी डिजीज को ठीक करना, डायग्नोसिस करना, ठीक है, और क्या मिटिगेशन करना, ये सब जब काम करेगा किसी मेडिसिन या किसी क्या बोलते हैं डिवाइस, तब उसका हम क्या बोलेंगे, एज ए लॉ एंड एथिक्स के हिसाब से उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मेडिसिन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम्पल। उसके बाद रेगुलेटरी ओवरव्यूज, देखो मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन स्पेशल लाइसेंस। अगर इस ड्रग्स को क्या करना है, हमें मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए क्या देखो, फॉर्म नंबर क्या होगा, फॉर्म नंबर 28 फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। जो 28 होता है फॉर्म नंबर, वो किस लिए लिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 21 रिटर्न सेल के लिए, और 21 बी क्या जाता है, होलसेल के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आता है लेबलिंग। लेबल में क्या होता है, सेम लिखा रहेगा जो शेड्यूल सी में था और शेड्यूल C1 में सेम होगा। इट इज डेंजरस टू बी टेकन द प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर सुपरविजन। इस ड्रग्स को हमें क्या लेना चाहिए, मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है शेड्यूल जी। शेड्यूल जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी से देखो, जी से याद रखना गाइडेंस, क्या याद रखना, गाइडेंस, दैट मींस जो गाइड करेगा। ठीक है, शेड्यूल सी जी में क्या पढ़ना, गाइडेंस, दैट मींस जी से गाइडेंस, गाइडेंस जो क्या करेगा, गाइड करेगा। दैट मींस कोई भी मेडिसिन लेने के लिए जब हमें क्या करना है, किसी के अंडर, दैट मींस किसी के सुपरविजन, किसी की देखभाल के अंदर, ठीक है, किसी की निगरानी के अंदर जो कोई हम ड्रग्स हम लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल जी बोलेंगे। जैसे जी दैट मींस गाइडेंस, कोई जैसे हमारे पापा क्या करते हैं, हम लोग को गाइड करते हैं, तो उसी तरह से हम जब मेडिसिन लेंगे तो हमें गाइड कौन करेगा, तो हमें गाइड करेगा डॉक्टर करेगा, दैट मींस आरएमपी जो मेडिकल रजिस्टर प्रैक्टिस वो सब करेगा। तो दैट मींस जो ड्रग्स हम क्या करेंगे, किसी की गाइडेंस, दैट मींस आरएमपी के गाइडेंस में लेंगे, दैट मींस डॉक्टर के गाइडेंस में लेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल जी के अंदर ड्रग्स आता है। तो देखो शेड्यूल जी इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट मेनली हार्मोनल प्रिपरेशंस भी हो सकता है, और ड्रग्स दैट मींस
दैट मीन्स पोटेंशियली सीरियस, और क्या होता है सीरियस साइड इफेक्ट। जिस ड्रग्स में क्या होता है बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है दैट मीन्स डेंजर है, तो डेंजर है तो क्या होगा हम खुद से नहीं ले सकते, जब क्या होगा रिक्वायर्ड द मेडिकल सुपरविजन। इसीलिए क्या होना चाहिए जब कोई ड्रग्स के बहुत ज्यादा क्या हो जाता है साइड इफेक्ट हो जाता है, तो सब ड्रग्स को हम क्या करना चाहिए किसी भी मेडिकल सुपरविजन के अंदर लेना चाहिए, वही बोलते हैं शेड्यूल जी। ठीक है, तो देखो शेड्यूल जी में क्या लेबलिंग रहता है। जो शेड्यूल जी हम कैसे पहचानेंगे ये शेड्यूल जी क्लास के ड्रग्स हैं, तो जब भी शेड्यूल जी क्लास के ड्रग्स आएगा तब भी क्या लिखा रहेगा शेड्यूल जी में लिखा रहेगा लिस्ट ऑफ द कॉटन में रहेगा इट इज अ डेंजरस टू बी टेकन दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो क्या होगा अगर इस ड्रग्स को हम एक्सेप्ट क्या होगा सुपरविजन में लेंगे, मेडिकल सुपरविजन में लेंगे तो हमारे लिए क्या हो सकता है हानिकारक हो सकता है, इसीलिए इसको लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, क्यों शेड्यूल जी जरूरी है। शेड्यूल जी जरूरी है इंश्योर द ड्रग्स आर नॉट इनडिसिप्लिनरी, कोई ड्रग्स को हम इनडिसिप्लिनरी नहीं ले सकते। दैट मीन्स कोई ड्रग्स का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, दिन में हमें बोला गया डॉक्टर कि एक बार लेना, तो हम क्या कर रहे हैं हम डॉक्टर से पूछा ही नहीं, हम दिन में 2 बार 3 बार ले रहे हैं, तो क्या होगा उसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट कॉज करेगा। तो इसलिए हमें उसको मेडिकल गाइडेंस के और किस लिए लेना चाहिए, और लेना चाहिए द मेडिकल गाइडेंस सुपरविजन, और क्या होना चाहिए जैसे मिसलीडिंग ना हो, ठीक है सॉरी मिस यूज ना हो, तो इसके लिए हमें मेडिकल सुपरविजन के बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं लिस्ट ऑफ द ड्रग्स, कौन सा जैसे लिस्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है लिस्ट ऑफ द ड्रग्स जो क्या आता है शेड्यूल जी के अंदर आता है। तो सबसे पहले कौन सा ड्रग्स आता है, सबसे ड्रग्स आता है एमिनेप्टिन्स, ब्लूमाइसिन्स और कार्बाब्यूटामिन। ये सब ड्रग्स क्या होता है, ये सब ड्रग्स बेसिकली एंटी कैंसर के लिए यूज होता है। तो एंटी कैंसर ड्रग्स है तो बहुत ज्यादा क्या होता है उसमें कीमोथेरेपी में बहुत ज्यादा चांसेस होता है, क्या चांसेस होता है वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो ये सब क्या होता है बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो कितना हमें कंट्रोल में लेना चाहिए, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ता है। उसके बाद आता है क्लोरथायाजाइड। थायाजाइड क्या होता है, थायाजाइड बेसिकली यूरिन क्या बोलते हैं सॉरी उसका हम क्या कौन से ड्रग्स में आता है डायरेटिक्स में आता है। तो डायरेटिक्स ड्रग्स हैं, तो डायरेटिक्स क्या करता है यूरिनेशन को बढ़ाता है। अगर हमारा डोज ज्यादा हो जाएगा तो क्या ज्यादा यूरिन बाहर हो जाएगा, तो यूरिन ज्यादा बाहर हो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाता है वाटर की कमी हो जाएगी, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो उस टाइम में भी क्या हो जाता है हमें बहुत ज्यादा मेडिकल गाइडेंस। उसके बाद आता है इथोसैक्सिमाइड। इथोसैक्सिमाइड क्या है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, तो बहुत ज्यादा हाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। उसके बाद आते हैं इंसुलिन, जैसे इंसुलिन टाइप ऑफ इंसुलिन दैट मींस जो डायबिटीज के लिए यूज होता है, मेटफॉर्मिन किस लिए होता है डायबिटीज के लिए होता है, फिनफॉर्मिन भी यूज होता है, फिनेडामिन भी। उसके बाद क्या होता है फिनोथायाजिन एंड टॉलब्यूटामिन। देखो फिनेडामिन प्रोमिथाजिन एंड टॉलब्यूटामाइड, ये सब क्या होता है एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता है, जैसे अस्थमा में यूज होगा, ठीक है ये सब ड्रग्स क्या होता है ये सब ड्रग्स में हमें क्या है एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक है, दैट मींस एलर्जी में यूज होगा, अस्थमा में यूज होगा, स्वेलिंग में यूज होगा, ठीक है दैट मींस ये सब ड्रग्स हमें क्या करना चाहिए, ये सब ड्रग्स हमें मेडिकल सुपरवाइजन में लेना चाहिए, क्योंकि ये सब ड्रग्स में क्या होता है बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, दैट मींस विड्रॉल सिंड्रोम हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है ना हम एक बार लेंगे तो दोबारा लेने का मन करता है, दैट मींस विड्रॉल सिंड्रोम भी कॉज करता है, मतलब हैबिचुअल हो जाता है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। उसके बाद आता है शेड्यूल एच, दैट मींस शेड्यूल एच वो ड्रग्स होता है जब कोई ड्रग्स को लेने के लिए हमें प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगा, दैट मींस लिस्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स उसको किसके अंडर आता है शेड्यूल एच के अंदर आता है, ठीक है। तो शेड्यूल एच इंक्लूड लिस्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, दैट मींस जो ड्रग्स हम प्रेस्क्रिप्शन के अंडर मिलेगा उसे हम होता है लिस्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स दैट कैन ओनली दे आर सोल्ड बाय रिटेल द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट मींस वो ड्रग्स जब हम सोल्ड कर सकते हैं बेच सकते हैं किसके, जब कोई पेशेंट क्या लेके आएगा, जब पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन लेके आएगा तभी वो ड्रग्स हम दे सकते हैं। तो इसका जरूरत क्या पड़ा, दैट मींस मान के चलो बहुत सारे ड्रग्स होता है जैसे नार्कोटिक ड्रग्स हो गया, ठीक है नाइकोट्रिक साइकोट्रोपिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हो गया, सेडेटिव इंसोमिया के ड्रग्स हो गया, ये सब क्या होता है हैबिचुअल ड्रग्स होता है, ठीक है। और क्या होता है ये सब ड्रग्स लेने से अगर हम लंबा टाइम तक लेंगे इस ड्रग्स को तो क्या हो जाता है हमारा आदत बन जाता है, तो उस ड्रग्स को हम बार बार लेना स्टार्ट कर देंगे और जो क्या होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम डॉक्टर देखते हैं कि इसको तो आदत तो नहीं पड़ गया इस ड्रग्स का, अगर आदत पड़ गया तो दूसरी ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो इसके लिए शेड्यूल एच बनाया गया कि ड्रग्स का मिस यूज ना हो, ठीक है, या सेल्फ मेडिकेशन से ना हो। तो इसमें बेसिकली क्यों शेड्यूल एच जो होता है उसका देखो लेबलिंग में वार्निंग दिया जाता है, क्या वार्निंग दिया जाता है इंपॉर्टेंट है याद रखना। शेड्यूल एच का जो ड्रग्स होता है उसमें लिखा जाता है नॉट टू बी सोल्ड विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, जो क्या होता है मैंने प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स बोला था तो क्या होगा
नॉट बी सोल्ड, इसको बेचा नहीं जा सकता विदाउट मेडिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसा ही नहीं है कि दैट मीन्स प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। जो प्रेस्क्रिप्शन में किसका साइन होना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं मेडिकल प्रैक्टिस ये नहीं है कि ऐसे हो गया हम ले लेंगे ड्रग्स, नहीं है, उसके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर का साइन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं पर्पस क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था। टू प्रिवेंट द मिस यूज एंड सेल्फ मेडिकेशन, दैट मीन्स मिस यूज, कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स होता है तो उसका मिस यूज बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मॉर्फिन हो गया पेन किलर के लिए, जैसे सेडेटिव, सबसे ज्यादा होता है सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स जो होता है। सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होता है, जो हमें नींद नहीं आता तो उस टाइम क्या होता है, हम उसको सेल्फ मेडिकेशन, दैट मीन्स उसको मिस यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट मीन्स उसको हम नशे के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, मॉर्फिन को, ओपीएम को। तो ये सब गलत है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल एच को बनाया गया। उसके बाद देखते हैं शेड्यूल एच में कौन सा ड्रग्स आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, बेसिकली क्या था, एपिलेप्सी के लिए यूज होता है बच्चों के लिए, ठीक है। अगर ये हम ज्यादा ले लेंगे तो क्या कॉज करेगा, ये अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, वेट गेन होना स्टार्ट होता है। अल्पेराजोलम क्या होता है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स होता है, इसको भी अगर हम लेंगे तो क्या होगा, ड्रॉइजिनेस स्टार्ट हो जाएगा। बार्बिचुरेट एंड देयर सॉल्ट, बार्बिचुरेट क्या होता है, सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स होता है, इसको लेंगे तो क्या होगा, विथड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, या मिसयूज भी हो सकता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद कैप्टाप्रिल क्या होता है, कैप्टाप्रिल एसी इनिबिटर, दैट मींस क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये क्या होता है, जो कैप्टाप्रिल दैट मींस एसी जितने भी इनिबिटर होता है वो क्या होता है, टेराटोजेनिसिटी होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेग्नेंट होगा तो ये ड्रग्स नहीं देगा, ठीक है, इसीलिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ता है। उसके बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, जब कोई प्रेग्नेंट है अगर उसको हम देंगे तो क्या होगा, उसका ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट होगा, तो उस टाइम हम भी नहीं देंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक में आता है डैप्सोन में क्या होता है, देखो डैप्सोन क्या आता है, लेप्रोसी के लिए यूज होता है, लेकिन ये ड्रग्स को अगर हम ज्यादा यूज कर लेंगे तो क्या जॉन्डिस होने का संभावना होता है। दैट मींस हमारा यूरिन क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाएगा, हमारा स्किन डिस्कलरेशन हो जाएगा, दैट मींस येलो कलर हो जाएगा। तो हम इसको मेडिकल सुपर दैट मींस शेड्यूल एच के अंदर आता है, इसलिए। उसके बाद आता है डिजॉक्सिन के लिए, इसको हार्ट फेलियर के लिए यूज किया जाता है। अगर इसको एक्सेसिव मात्रा में यूज करने लगे तो क्या होगा, हमारा जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा। उसके बाद इथेक्राइनिक एसिड बेसिकली डायरेटिक्स के ड्रग्स होता है। क्या होता है, डायरेटिक्स ड्रग्स में क्या होता है, यूरिन को बाहर निकाल दे। तो क्या होता है, अगर मान के चलो ज्यादा ले लेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यूरिन ज्यादा बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद साइक्लोफॉस्फेट बेसिकली क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स होता है, ठीक है। उसके बाद मिवेंडाजोल किस में यूज करते हैं, मिवेंडाजोल जो इन्फेक्शन होता है पेट में, ठीक है, उसको किल करने के लिए। अगर ये भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीटोसिन किस लिए यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, बेबी को जन्म देने के लिए, ठीक है। और क्या करते हैं, जब बेबी का बर्थ हो जाता है तब क्या होता है, उसका जो ब्लीडिंग, मदर के ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या होता है, अगर इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, अगर तुम ज्यादा उसका बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए ज्यादा उसका यूज कर लिए, ज्यादा डोज में यूज कर लिए, तो क्या होगा, ब्रीदिंग के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ये सब ड्रग्स क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन अंडर मेडिकल सुपरविजन यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है शेड्यूल के ड्रग्स। तो शेड्यूल के में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होता है, तो याद रखो जब भी शेड्यूल के बात आएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट की बात आएगी। गवर्नमेंट दैट मींस जो ड्रग्स हम किसको सेल करेंगे, पब्लिक को सेल नहीं करेंगे, किसको करेंगे, गवर्नमेंट को देंगे। दैट मींस गवर्नमेंट की कोई काम है, दैट मींस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम भेजेंगे, और क्या कर सकते, गवर्नमेंट रिसर्च में भेजेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट कोई एनालिसिस चल रहा है उसमें भेजेंगे, गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं टीचिंग के लिए भेजेंगे, तो गवर्नमेंट के कोई पर्पस के लिए भेजेंगे, ठीक है। जब कोई ड्रग्स गवर्नमेंट के पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं क्या, शेड्यूल के। दैट मींस उसके लिए कोई भी मतलब नियम रेगुलेशन रहता है, टैक्स रहता है, लेकिन क्या रहता है, कम अमाउंट में रहता है, ठीक है। एक कुछ छाड़ दिया जाता है, कभी फुल दिया जाता है, कभी क्या जाता है, कुछ अमाउंट क्या जाता है, छाड़ दिया जाता है, तो उसको ही बोलते हैं शेड्यूल के बोलते हैं। तो आए समझ में। तो देखते हैं शेड्यूल को, देखो the list of the certain class of the drugs and substance that exempted, that means क्या होता है, छाड़ दिया जाता है, either wholly पूरी तरीके से, either partially from the provisions of the drugs and cosmetic related regarding manufacture, distribution, sell and subject to specific condition। देखो उसके लिए क्या किया जाता है, कभी कभी एग्जाम्पल छूट दिया जाता है, कभी पूरी तरीके से छूट दिया जाता है, कभी
कम मतलब पार्शियली छूट दिया जाता है ड्रग्स को क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। एंड देखो सेल को थोड़ा बाद में देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखो जो सेल होता है वो हम क्या कर सकते हैं, आम इंसान को, दैट मींस आम पब्लिक को सेल नहीं कर सकते हैं इस ड्रग्स को। क्या कर सकते हैं, इसको अगर सेल करना है तो क्या करना है, गवर्नमेंट को ही हम सेल करते हैं। गवर्नमेंट को सेल करते हैं तब क्या करता है, उसका मार्जिन कम रहता है, तो उसके लिए हम सेल करते हैं। उसके बाद देखो और एक चीज आता है जो शेड्यूल के अंदर आता है, जो शेड्यूल के जो ड्रग्स आता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा शेड्यूल है जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, शेड्यूल के अंदर आएगा। तो देखो एग्जाम सेट फॉर द सब्जेक्ट फॉर स्पेसिफिक कंडीशन की कुछ कंडीशन हमें फॉलो करना पड़ेगा शेड्यूल के ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना। तो देखो रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, जो ड्रग्स हम बनाए उसका रिकॉर्ड रखना। रजिस्ट्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, मैंने पहले ही बोला इसके लिए क्या होना चाहिए, शेड्यूल के में हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। यूज ओनली विद द प्रीमिसेस, जो हम किस प्रीमिसेस कहां पे बना सकते हैं, हॉस्पिटल एंड डिस्पिनरी, ठीक है। इस ड्रग्स को हम किसके लिए बना सकते हैं, हॉस्पिटल प्रीमिसेस, हॉस्पिटल के लिए बना सकते हैं। नॉट फॉर जनरल सेल द पब्लिक, इस ड्रग्स को हम पब्लिक के लिए नहीं बना सकते, पब्लिक के लिए नहीं होता है, नॉट फॉर पब्लिक, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या एग्जाम्पल फॉर द शेड्यूल के आइटम्स, ठीक है। ड्रग द सप्लाई फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैंने पहले ही बोला कि इस ड्रग्स को क्या करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई करेंगे। ड्रग्स यूज फॉर द रिसर्च टेक्निकल टीचिंग पर्पस, जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टीचिंग पर्पस के लिए भी यूज होगा, और क्या होगा, रिसर्च के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग फॉर द एक्सपोर्ट, और बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप शेड्यूल के बारे में जितने भी सारे डाउट हो क्लियर हो गया। उसके बाद आता है शेड्यूल पी, तो पी से याद रखना है, क्या याद रखना है, पी से याद रखना पीरियड, क्या याद रखना, पीरियड। पीरियड दैट मींस एक लाइफ टाइम, दैट मींस पीरियड दैट मींस एक समय की क्या बोलते हैं, बाउंड्री, ठीक है। पीरियड मतलब एक टाइम तक, पीरियड में बोलते हैं ना कि फर्स्ट पीरियड हो गया क्लास का, सेकंड पीरियड हो गया, दैट मींस एक टाइम का बाउंड्री। दैट मींस कोई भी ड्रग्स को हम क्या करते हैं, जब मार्केट में उतारते हैं, दैट मींस पोस्ट मार्केटिंग करते हैं, दैट मींस मार्केट में बेचते हैं, तो उसका क्या होना चाहिए, मार्केट में जब मैन्युफैक्चर से लेके एक्सपायरी डेट तक, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल पी के अंदर आता है। कोई भी ड्रग्स का लाइफ पीरियड कितना होगा, दैट मींस वो ड्रग्स बनाने से लेके एक्सपायर्ड डेट तक कितने टाइम तक वो मार्केट में रह सकता है, या उसको हम या आम पब्लिक यूज कर सकते हैं, दैट मींस कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, दैट मींस उसका लाइफ कितने दिन तक है, उसका यहां हम बोलते हैं शेड्यूल पी। आया समझ में, पीरियड दैट मींस लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, इसमें याद रखना। Specific for the minimum standard period within the drugs with the marketed and the consumer, ठीक है, known as the सेल्फ लाइफ एंड एक्सपायरी पीरियड। इसमें बेसिकली शेड्यूल पी में सेल्फ लाइफ, ड्रग्स के सेल्फ लाइफ कितना होगा एंड एक्सपायरी पीरियड इसमें बेसिकली नोट किया जाता है। तो कंटेंट ऑफ शेड्यूल पी में देखते हैं, स्पेसिफिक फॉर द मैक्सिमम पीरियड, कितना दिन तक, सबसे ज्यादा कितने दिन तक वो मार्केट में रह सकता है, मंथ या ईयर। You know, the drugs are to stored and sold the date of manufacturing, इसको कब काउंट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको उसका डेट काउंट करना स्टार्ट हो जाता है। इफ द ड्रग्स आर नॉट लिस्टेड इन शेड्यूल पी, कोई भी ड्रग्स अगर शेड्यूल पी में नहीं होता, द मैन्युफैक्चर एस्टेब्लिश द मेंटेन द एक्सपायरी डेट ऑन द, क्या होता है, स्टेबिलिटी स्टोरेज। अगर कोई ड्रग्स का मान के चलो क्या नहीं है, सेल्फ लाइफ एक्सपायरी क्या शेड्यूल पी में उसका नोटेड नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, स्टेबिलिटी के हिसाब से उसका क्या करना चाहिए, हमें उसका स्टोरेज करना चाहिए। उसके बाद देखो एग्जांपल देखो, अगर जो एम्पिसिलिन है, ठीक है, एम्पिसिलिन के कितना सा, एम्पिसिलिन एक टाइप का क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, उसको क्या कर सकते, एम्पिसिलिन कैप्सूल जो होता है उसको 2 साल के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, 2 साल उसका सेल्फ लाइफ होता है। उसके बाद पैरासीटामोल, पैरासीटामोल क्या होता है, एक नशेड़ी ड्रग्स होता है जो फीवर के लिए यूज होता है, उसका सेल्फ लाइफ कितना होता है, 3 साल आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, ये भी एक टाइप का एंटीबायोटिक्स होता है जो कहता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है, जो कहता है 2 साल के लिए उसका क्या होता है, सेल्फ लाइफ होता है आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। दैट मींस कोई भी ड्रग का कितना सेल्फ लाइफ रहेगा वो निर्धारित किसके अंदर होता है, शेड्यूल पी के अंदर आता है। तो आई होप शेड्यूल पी के अंदर सारे ये हो गया। उसके बाद देखो एम, शेड्यूल एम में बेसिकली हम पढ़ते हैं जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर। दैट मींस कोई भी हम मान के चलो इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट कैसे रहेगा, दैट मींस स्टाफ कैसे रहेगा, इक्विपमेंट कैसे रहेगा, किस तरह से हम उसका यूज करेंगे, ये सारी चीजें किसके अंदर आता है, शेड्यूल एम के अंदर आता है। दैट मींस इंडस्ट्री के रिलेटेड सारी चीजें जो आता है वो किसके अंदर आता है, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जितनी सारी चीजें आता है वो किसके अंदर आता है, शेड्यूल एम के अंदर आता है। देखो शेड्यूल एम में बेसिकली क्या पूछा,
क्या देता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर, दैट मीन्स अच्छे से मैन्युफैक्चर, किस तरह से एक मतलब क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। देखो, शेड्यूल एम द प्रिस्क्राइब द जी स्टैंडर्ड एंड इंक्लूड द कंट्रोल ओवर द मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल यूज कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, मेथड्स को, ठीक है, उसके बाद मशीन्स को एंड प्रोसेस को एंड पर्सन्स को एंड फैसिलिटी इन्वायरमेंट एंड इंश्योर द कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्रोडक्ट क्वालिटी हो बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो मेथड्स को, मशीन्स को, प्रोसेस को और पर्सन्स को, फैसिलिटी इन्वॉल्व को क्या करते हैं, किसका? इंडस्ट्री का, ठीक है, क्या करता है, ये ठीक करने का काम करता है, जिसमें सारी गाइडलाइंस निकालने का काम करता है। वो कौन करता है? शेड्यूल्स एम के अंदर आता है। तो देखो, रिक्वायरमेंट फॉर द प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट, प्रीमिसेस दैट मींस जगह, जिस जगह पर हम बनाएंगे उसे प्रीमिसेस बोलते हैं, और इक्विपमेंट दैट मींस जिस चीज से हम बनाएंगे, ठीक है। इट इज अ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस फॉर द डिजाइन एंड मेंटेनेंस फॉर द ऑपरेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड फैसिलिटी एंड इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट एंड कॉन्टेमिनेशंस एंड इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी। हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सारी चीजों को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट बने वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बने। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, मैन्युफैक्चर मस्ट बी मेंटेन द मस्टर फार्मूला। देखो, मस्टर फार्मूला क्या होता है? मस्टर फार्मूला क्या होता है? एक फार्मूला बनाया जाता है जिसमें, मान के चलो मुझे पैरासीटामोल बनाना है, तो पैरासीटामोल के लिए जितने भी सारे प्रोसीजर होगा, एक क्या होगा, एक किताब में उसको पूरा लिखा रहेगा, ठीक है, दैट मींस नोटबुक में लिखा रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं मास्टर प्लान। कोई भी चीज को बनाने के लिए जो प्लान बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मास्टर प्लान, ठीक है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? ड्रग्स के बारे में बनाएंगे। और बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, जो हमने बैच का एक बैच बनाया, ठीक है, तो मान के चलो उसका रिकॉर्ड भी हमें रखना पड़ेगा। एंड पैकिंग रिकॉर्ड एंड ट्रैक्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, जो चीज को हम ट्रैक कर सकते हैं, मान के चलो कोई चीज हम 3 साल पहले कोई चीज हमने बनाया, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा सारे हम ट्रैक कर सकते, मतलब देख सकते हैं। ये वो कौन से शेड्यूल के अंदर आएगा? वो शेड्यूल एम के अंदर आएगा। दैट मींस देखो, सिंपल से चीजें हटा दो मन से। शेड्यूल एम वो आएगा जब हम कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं, मान के चलो इंडस्ट्री में जितने भी सारे चीजें होगा तो उसके किसके अंदर आएगा? दैट मींस इक्विपमेंट कैसा होगा, पर्सन कैसा होगा, फैसिलिटी कितना होगा, इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, ठीक है, एयर कंडीशन कैसा रहेगा, वो सारी चीज निर्धारित करता शेड्यूल एम के अंदर। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम देखते हैं शेड्यूल एन। देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए नहीं बोल सकते हैं, जो मान के चलो डी फार्म करें, बी फार्म करें, उसके बाद उसको अगर फार्मेसी खोलना है, तो फार्मेसी खोलना है तो शेड्यूल एन के जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शेड्यूल एन में बेसिकली रनिंग ऑफ द फार्मेसी, अगर फार्मेसी खोलना है तो उसके लिए क्या क्या नियम और क्या क्या कंडीशंस होगा, शेड्यूल एन में बोला जाता है। तो देखो, स्पेसिफिक मिनिमम इक्विपमेंट, मतलब मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द minimum requirement for the equipment of the facility necessary for the efficient running of the pharmacy। एक रनिंग फार्मेसी को रनिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, वो किसके अंदर आएगा? शेड्यूल ए के अंदर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीमिसेस दैट मींस जो जगह, प्लेस बोल सकते हो, ठीक है, प्लेस, जिस जगह पे हम क्या करेंगे? मेडिकल स्टोर खोलेंगे, तो कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले पॉइंट दिया है, सेपरेशन फ्रॉम रूम ऑयल बिल्ड फॉर द सफिशिएंट स्टॉक एंड द मेडिकेशन। मेडिकेशन को स्टोर करने के लिए एक सफिशिएंट क्या होना चाहिए? रूम होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शेल नॉट बी लेस देन 6 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसमें हम डिस्पेंसिंग करेंगे उसका कितना होना, लेंथ कितना होना चाहिए? 6 स्क्वायर मीटर, अगर वो 1 फार्मासिस्ट के लिए है, वर्किंग एरिया होना चाहिए। उसके बाद आता है वेट, ठीक है, जिस जगह का वेट कितना होगा, ठीक है, वेट कितना होगा, वेट ऑफ द प्रीमिसेस, जिस जगह का वेट कितना, हाइट कितना होगा, सॉरी वेट नहीं हाइट होगा, सॉरी हाइट कितना होगा? 2.5 मीटर उसका हाइट होगा। उसके बाद आता है प्रोवाइड द सप्लाई एंड गुड क्वालिटी आफ्टर, और जहां पे हम क्या करेंगे उस मतलब डिस्पेंसिंग करेंगे वहां पे क्या होना चाहिए? गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। क्योंकि देखो, ड्रग्स दिया, मेडिसिन दिया किसी पेशेंट को, तो वहां पे क्या करेगा? मेडिसिन खाएगा पेशेंट, तो उसके लिए वहां पे पानी का सप्लाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें क्या होता है? प्लेस के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं फर्नीचर। तो सबसे पहले देखें, फार्मेसी शैल बी कंटेन द फर्नीचर एपरेटस एंड ड्रॉयर कंटेनर ग्लास डिजाइन एंड प्रिवेंट द डस्ट एंट्री। मतलब जो हम फर्नीचर बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए अच्छा अपरेटस होना चाहिए, ड्रॉयर होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, ग्लास होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट डस्ट। उसमें ग्लास लगा होना चाहिए ताकि क्या तो वहां पे डस्ट इसके अंदर ना आए, ठीक है। और जितने भी हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए? ग्लास लगा होना चाहिए ताकि उसके अंदर डस्ट ना जाए। अगर डस्ट जाएगा तो कॉन्टेमिनेशन हो जाएगा, कॉन्टेमिनेशन होगा तो खराब होगा।
एवरी कंटेनर सेल बी बार एंड लेबल टू द नेम ऑफ द मेडिकेशन, उसमें क्या होना चाहिए, मेडिकेशन का नेम होना चाहिए, ठीक है। एंड सेल बी प्रोवाइड द डिस्पेंसन बैच, एक बैच क्या होना चाहिए, बेंच होना चाहिए जहां पे हम डिस्पेंसिंग करेंगे। उसके बाद जनरल प्रोविजंस, मतलब जनरल रूल्स क्या होता है, फार्मेसी सेल ऑलवेज वेयर ए क्लीन व्हाइट एफ्रॉन, ठीक है, एंड रिकॉर्ड एंड रजिस्टर सेल बी मेंटेन। जब क्या करेंगे हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे तो उस टाइम क्या होना चाहिए, हमारे पास एक व्हाइट एफ्रॉन होना चाहिए पहनने के लिए, ठीक है, तभी हम मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकते हैं। ये आता है शेड्यूल एन के अंदर। उसके बाद आता है शेड्यूल एक्स, तो एक्स दैट मींस क्या है, डेंजर का साइन है। डेंजर दैट मींस वो ड्रग्स, लिस्ट ऑफ द ड्रग जो स्पेशल प्रोविजंस के अंदर आता है, दैट मींस लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो ड्रग्स में लेने के बाद क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, जिसके लिए गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, स्पेशल सुपरविजन के अंदर उसको देखा जाता है। तो क्या था, लिस्ट ऑफ, जब नार्कोटिक ड्रग्स आएगा तब शेड्यूल एक्स के अंदर आएगा। देखो, लिस्ट ऑफ द ड्रग्स which import, manufacture, sell with the labeling and the packing, government medical supervision। जो ड्रग्स का मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, सेल और लेबलिंग क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर होगा, तब उसका हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल एक्स के ड्रग्स बोलते हैं। तो देखते हैं, इंक्लूड द नार्कोटिक ड्रग्स, सबसे ज्यादा क्या आता है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस। साइकोट्रिक सब्सटेंस दैट मींस पागलपन के लिए जो ड्रग्स यूज किया जाता है उसको बोलते हैं साइकेट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंबल क्या रहता है, जो नार्कोटिक ड्रग्स होता है उसका सिंबल क्या होता है शेड्यूल एक्स का, सो XNRX रहता है, और कौन सी कलर, रेड कलर में, ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेबल। उसके बाद देखो, मस्ट बी लेबल इन ऑर्निंग, इसमें ऑर्निंग होना चाहिए, टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन और RMP। मैंने पहले जब शेड्यूल एच ड्रग्स के हम बारे में पढ़ाया था तो उसमें हमने बोला था कि जब भी कोई नार्कोटिक ड्रग्स होगा वो किसके अंदर हमें मिलता है, शेड्यूल एच के अंदर, दैट मींस उसको प्रिस्क्रिप्शन में लेना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है सोल्ड बी ऑन प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये ड्रग्स क्या हो जाता है, हैबिचुअल ड्रग्स है, इसीलिए हमें RMP के अंडर या प्रिस्क्रिप्शन के अंडर हमें लेना चाहिए। देखो, ड्रग्स अंडर द शेड्यूल्स में ओनली द इंपोर्टेड अंडर द लाइसेंस और परमिशंस। जब इस ड्रग्स को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे बाहर से, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा, परमिशंस की जरूरत पड़ेगा। तो देखो इसके लिए क्या लेबलिंग रहता है, इसके लिए लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन बाय द रजिस्टर ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो शेड्यूल एक्स इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। तो शेड्यूल एक्स में कौन सा ड्रग्स आता है, ड्रग्स के बारे में ही सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, एमोबार्बिटोल, ठीक है, एम्फीटामिन, एमोबार्बिटोल किस लिए यूज करता है, एंजाइटी के लिए यूज किया जाता है। एम्फीटामिन ब्रेन को क्या करना एक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है। बार्बिचुरेट किस लिए यूज करते हैं, बार्बिचुरेट इंसोमिया के लिए यूज करते हैं। तो ये सब जितने भी सारे ड्रग्स हैं वो क्या है, हैबिचुअल्स हैं। उसके बाद साइक्लोबार्बिचुरेट, ये भी इंसोमिया के लिए यूज होता है। ग्लूटामाइड किस लिए यूज होता है, इंसोमिया के लिए यूज होता है। कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड किस लिए यूज होता है, एक तो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड एनेस्थेसिया के लिए यूज करते हैं, एंटी डिप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। मीप्रोबार्बिटोन, इसके लिए भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिनोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटोन, ये सब कितने, मिथाइल फिनोबार्बिटोन, ये सब जितने भी ड्रग्स है वो क्या है, बार्बिचुरेट ड्रग्स है। बार्बिचुरेट ड्रग्स दैट मीन इंसोमिया के लिए यूज होता है। तो ये सब ड्रग्स, जितने भी सारे ड्रग्स होता है, नार्कोटिक ड्रग्स होता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लास्ट शेड्यूल, आज के लास्ट शेड्यूल हमारा है शेड्यूल ऑय। शेड्यूल ऑय में बेसिकली आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सबसे बोलोगे सर क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, देखो क्लिनिकल ट्रायल्स दैट में, देखो क्लिनिकल ट्रायल्स जब कोई क्या करेंगे, हम न्यू ड्रग्स, ठीक है, न्यू ड्रग्स किसी ह्यूमन के ऊपर क्या करेंगे, किसी ह्यूमन के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर नहीं, ह्यूमन के ऊपर। जब कोई न्यू ड्रग्स किसी ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करेंगे फॉर द किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, अभी भी मार्केट में नहीं है, टेस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। जब कोई ड्रग्स, न्यू ड्रग्स, ठीक है, जब मार्केट में नहीं आया, न्यू ड्रग्स टेस्टिंग के लिए किसी ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर बोलोगे सर इस एनिमल के ऊपर जब टेस्टिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, फिर होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए गाइडलाइंस बनाया जाता है वो किसके अंदर आता है, वो शेड्यूल ऑय के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो शेड्यूल ऑय, द critical for the part of the Drug and Cosmetic Act, किसका पार्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ द इंडिया, एंड स्पेशली आउटलाइन फॉर द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अप्रूव फॉर द न्यू ड्रग्स, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल जब भी हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तब भी वो ड्रग्स मार्केट में आता है। तो इसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट, सबमिट फॉर द डाटा ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, एथिकल कमीशन अप्रूवल, इंफॉर्मेशन कंज्यूमर एंड द क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स,
एडवर्स इवेंट एंड रिपोर्ट एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग, डेट सबमिशंस ऑफ इवोल्यूशंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये सब चीजें क्या होना चाहिए, रेगुलेशंस होना चाहिए। तो देखो जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं वो कितने फेज में होता है, देखो जो क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं वो बेसिकली 4 फेज में होता है, जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। देखो फेज 1 में बेसिकली ड्रग्स का सेफ्टी मेजर के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल सेफ्टी, फेज 1 को बोलते हैं। फेज 2 को बोलते हैं फेज एफिकेसी, ठीक है, थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशंस भी बोलते हैं फेज 2 को। और फेज 3 को बोलते हैं फेज 3 बोलते हैं थेरेपेटिक कन्फर्मेशंस, ठीक है। उसके बाद फेज 4 होता है पोस्ट मार्केटिंग, जब ड्रग्स मार्केटिंग में चला जाता है। तो इस क्या बोलते हैं, इस फेज 4 के अंदर 1 से लेकर 4 तक किसी ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव यही होता है कोई भी ड्रग्स को किस तरह से अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।